कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। 2004 के लोकसभा चुनावों में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एनडीए सत्ता गंवा देगी। ना शाइनिंग इंडिया का नारा लोगों को लुभा पाया और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी की साफ सुथरी छवि। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस बार गठबंधन की राजनीति की। साथ ही हर तरफ सुर्खियां यही रहीं कि अगर यूपीए को जीत मिलती है तो सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेगी। उस समय किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मनमोहन सिंह देश की बागडोर संभालने वाले हैं। 13 मई को नतीजे आए और 20 मई को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2004 की। 2004 में देश ने सोनिया गांधी में कई परिवर्तन देखे। यूं तो सोनिया गांधी का राजनीतिक जीवन में प्रवेश साल 1998 में ही हो गया था, लेकिन राजनीति में एक तरह से सक्रिय वो साल 2004 से हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया का नारा सोनिया के करिश्मे के सामने फीका पड़ गया। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी ने सत्ता को बरकरार रखने के लिए इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। इस अभियान के पीछे दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की सोच मानी जाती है। बीएसएनएल के गठन, देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजना के दम पर इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया। इस अभियान के तहत भारत को उभरता और चमकदार देश बताया जा रहा था, लेकिन सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने बीजेपी के शाइनिंग इंडिया को उसके खिलाफ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने बेरोजगारी, गरीबी, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और बिजली जैसी मूल जरूरतों पर घट रहे सरकार के बजट को बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने देश के वोटरों से अपने प्रचार में पूछना शुरू कर दिया, क्या भारत शाइन कर रहा है? क्या उनके घर चमक रहे हैं? बीजेपी को अपनी जीत पर इतना भरोसा था कि उसने लोकसभा चुनाव से पहले अपने 3 महत्वपूर्ण सहयोगी दलों से नाता तोड़ लिया था। कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया और इनमें से सबसे बड़ी पार्टी डीएमके को अपने साथ जोड़ लिया। डीएमके ने उस चुनाव में 16 लोकसभा की सीटें जीती थी। इसके अलावा इंटरनेशनल लोक दल और एलजेपी एनडीए से बाहर हो गए। इन तीनों दलों के बाहर जाने से एनडीए को लोकसभा की 55 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं सोनिया गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर विपक्षी नेताओं से मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए को तैयार किया। एक तरफ एनडीए से क्षेत्रीय दल बाहर हुए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बसपा, सपा और लेफ्ट फ्रंट के सहयोग से सरकार बनाई। 14वीं लोकसभा से पहले वाजपेयी सरकार ने इतिहास रच दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, 5 सालों का कार्यकाल। अपने आखिरी कार्यकाल में अटल पूरी तरह अपराजय दिख रहे थे। विपक्ष के पास उनके खिलाफ ना कोई मजबूत मुद्दा था, ना उनकी तरह का कोई करिश्माई व्यक्तित्व। आत्मविश्वास से लबरेज अटल सरकार ने समय से पहले चुनाव में जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि 2003 के आखिर में राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 2003 में बीजेपी ने हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। चुनाव से पहले सरकार का इंडिया शाइनिंग, भारत उदय और फील गुड नारा छा गया। लालकृष्ण आडवाणी एक बार फिर रथ पर सवार हुए और भारत उदय रथ यात्रा निकाली, लेकिन चुनाव हुए तो नतीजे बिल्कुल उलट, एकदम हैरान करने वाले। जनता ने बीजेपी के शाइनिंग इंडिया और फील गुड के नारे को धूल धूसरित कर दिया और कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आने में सफल रही। 90 के दशक के अन्य सभी लोकसभा चुनावों की तुलना में इस चुनाव के दौरान 2 व्यक्तित्वों वाजपेयी और सोनिया गांधी का टकराव अधिक देखा गया। अधिकांश क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ एनडीए के कुनबे में शामिल थे।
दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश हुई। ये पहला मौका था जब कांग्रेस ने संसदीय चुनाव में इस तरह के तालमेल के साथ चुनाव लड़ा। बिहार में उसने लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, तमिलनाडु में एम करुणानिधि की द्रमुक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इसी चुनाव में सोनिया पैदल ही रामविलास पासवान से समर्थन मांगने उनके आवास पहुंची थी। दूसरी ओर वामपंथी दलों, विशेषकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने प्रभाव वाले राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में अपने दम पर कांग्रेस और एनडीए दोनों का सामना करते हुए चुनाव लड़ा। पंजाब और आंध्र प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल किया। तमिलनाडु में वे द्रमुक के नेतृत्व वाले जनतांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन में शामिल थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा में से किसी के साथ भी ना जाते हुए अकेले ही चुनाव लड़ा। लोकसभा की 543 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस 145 सीट ही जीत सकी थी, लेकिन उसे सहयोगी दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनाने का मौका मिला। गठबंधन ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना नेता चुन लिया था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने से इनकार कर दिया और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के 364 और राज्य स्तरीय पार्टियों के 159 उम्मीदवार विजयी हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव बिहार में 2 सीटों पर निर्वाचित हुए थे, जबकि जनता दल के उम्मीदवार शरद यादव पराजित हो गए थे। कांग्रेस की सोनिया गांधी, भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी, बहुजन समाज पार्टी की मायावती, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के रामविलास पासवान जीत गए थे, जबकि कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में कुल 5435 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें 2385 निर्दलीय प्रत्याशी थे। कांग्रेस ने 417 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें 145 निर्वाचित हुए। उसे 26.53% वोट मिले। वहीं भाजपा ने 364 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 138 चुने गए। भाजपा को 22.16% वोट मिले थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 34 में से 10 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 69 में से 43 उम्मीदवार जीते थे। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे अधिक 435 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 19 ही निर्वाचित हुए, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 32 में से 9 प्रत्याशी चुने गए। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 9, बिहार में 3, असम में 9, आंध्र प्रदेश में 29, गोवा में 1, गुजरात में 12, हरियाणा में 9, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 8, मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 13, राजस्थान में 4, पश्चिम बंगाल में 6, झारखंड में 6, दिल्ली में 6, मणिपुर और मेघालय में 1-1, ओडिशा और पंजाब में 2-2, तमिलनाडु में 10, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दमन दीव में 1-1 सीट मिली थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा को उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में 5, असम और अरुणाचल प्रदेश में 2-2, गोवा में 1, गुजरात में 14, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 1-1, कर्नाटक में 18, मध्य प्रदेश में 25, महाराष्ट्र में 13, ओडिशा में 7, पंजाब में 3, राजस्थान में 21, छत्तीसगढ़ में 10, झारखंड में 1, उत्तराखंड में 3 और दिल्ली में 1 सीट मिली थी। भाकपा को केरल में 3, पश्चिम बंगाल में 3, तमिलनाडु में 2, आंध्र प्रदेश और झारखंड में 1-1 सीट मिली थी। माकपा को पश्चिम बंगाल में 26, केरल में 12, तमिलनाडु और त्रिपुरा में 2 और आंध्र प्रदेश में 1 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 35 और उत्तराखंड में 1, बसपा को उत्तर प्रदेश में 19, राकांपा को महाराष्ट्र में 9, तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल और मेघालय में 1-1, बीजेपी को ओडिशा में 11, द्रमुक को तमिलनाडु में 16, जनता दल एस को कर्नाटक में 2 और केरल में 1, जनता दल यूनाइटेड को बिहार में 6, उत्तर प्रदेश में 1 और लक्षद्वीप में 1, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में 22 और झारखंड में 2, अकाली दल को पंजाब में 8, शिवसेना को महाराष्ट्र में 12, तेलुगु देशम पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति को आंध्र प्रदेश में 5-5 सीटें मिली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में 4 और ओडिशा में 1 सीट मिली थी।
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट पर सपा की मधु गुप्ता से भारी मतों से जीत गए थे। वाजपेयी को 3,24,714 और मधु गुप्ता को 1,06,339 वोट मिले थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली में सपा के अशोक कुमार सिंह से भारी अंतर से जीत गई थी। सोनिया गांधी को 3,78,107 और अशोक कुमार सिंह को 1,28,342 वोट मिले थे। इसी साल राहुल गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बने। उन्होंने बीएसपी के चंद्र प्रकाश मिश्रा को हराया था। पीलीभीत में भाजपा के टिकट पर मेनका गांधी और गोरखपुर में इसी पार्टी के आदित्यनाथ निर्वाचित हुए थे। बसपा नेता मायावती ने अकबरपुर में सपा के शेख लाल मांझी को हराया था। मायावती को 3,25,000 से अधिक और मांझी को 2,66,000 से अधिक वोट आए थे। बलिया में समाजवादी जनता पार्टी के टिकट पर चंद्रशेखर विजयी हुए थे। मैनपुरी में सपा के मुलायम सिंह यादव ने बसपा के अशोक शाक्य को पराजित किया था। यादव को कुल 4,60,470 वोट और शाक्य को 1,22,600 वोट मिले थे। बिहार में राजद के लालू प्रसाद यादव ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। छपरा सीट पर यादव ने भाजपा के राजीव प्रताप रूडी को और मधेपुरा में जदयू के शरद यादव को हराया था। हाजीपुर में लोजपा के रामविलास पासवान ने जदयू के छेदी पासवान को हराया था। रामविलास पासवान को 4,77,495 और छेदी पासवान को 4,39,687 वोट मिले थे। नालंदा में जदयू के नीतीश कुमार ने लोजपा के कुमार पुष्पंजय को 1 लाख से अधिक मतों से हराया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के जंगीपुर क्षेत्र में माकपा के अब्दुल हसरत खान को पराजित किया था। प्रणब मुखर्जी को 4,31,647 वोट मिले थे। वहीं अब्दुल हसनत खान को 3,94,787 वोट आए थे। कलकत्ता दक्षिण सीट पर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने माकपा के रवीन देव को हराया था। ममता बनर्जी को 3,93,561 और देव को 2,95,132 वोट मिले थे। बोलपुर सीट पर माकपा के सोमनाथ चैटर्जी और पंसकुरा सीट पर भाकपा नेता गुरुदास दास गुप्ता निर्वाचित हुए थे। राजस्थान की दौसा सीट पर कांग्रेस के सचिन पायलट ने भाजपा के करतार सिंह को हराया था। पंजाब की गुरदासपुर सीट पर भाजपा के विनोद खन्ना तथा अमृतसर से इसी पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू विजयी हुए थे। खन्ना ने कांग्रेस की सुखवंश कौर और सिद्धू ने कांग्रेस के ही रघुनंदन लाल भाटिया को हराया था। गुजरात की गांधीनगर सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस के जीएम ठाकुर को भी भारी मतों से हराया था। आडवाणी को इस चुनाव में 5 लाख से अधिक वोट मिले थे। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की सैलजा और रोहतक में इसी पार्टी के भूपिंदर सिंह विजयी हुए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा के सुमित्रा महाजन और विदिशा में इसी पार्टी के शिवराज सिंह चौहान निर्वाचित हुए थे। महाराष्ट्र के बारामती में रकांबा के शरद पवार ने भाजपा प्रत्याशी को पराजित किया था। पवार को इस चुनाव में 6,34,555 वोट आए थे। पुणे में कांग्रेस के सुरेश कलमाड़ी और शोलापुर में भाजपा के सुरेश चंद्र विजयी हुए थे। सुरेश चंद्र ने कांग्रेस प्रत्याशी सुशील कुमार शिंदे को हराया था। चुनाव के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सबको तब हैरान कर दिया जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए खुद की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। ये अलग बात है कि बाद में उन पर रिमोट के जरिए सरकार चलाने का आरोप लगा। माना जाता है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि बीजेपी को उनके विदेशी मूल के मुद्दे को एक बार फिर से तूल देने का मौका मिले। आपको ध्यान रहे कि 1999 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उनके विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस टूट गई थी और दिग्गज नेता शरद पवार ने कांग्रेस से अलग नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नाम से नई पार्टी का गठन किया था। सोनिया का प्रधानमंत्री पद ठुकराने से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला फैसला इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम बढ़ाना था। प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज नेताओं पर सोनिया ने उन मनमोहन को तरजीह दी जिनकी पहचान एक राजनेता की कम अर्थशास्त्री के तौर पर ज्यादा थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर और नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा के जरिए ही संसद पहुंचे।
1999 में वह दक्षिणी दिल्ली सीट से एक बार लोकसभा चुनाव लड़े जरूर थे, लेकिन उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसी साल 28 जनवरी 2004 को भाजपा के वेंकैया नायडू को सर्वसम्मति से 3 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन इस साल अक्टूबर महीने में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस हार के लिए नायडू ने खुद को कसूरवार ठहराते हुए 17 अक्टूबर 2004 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने इस चुनाव में 111 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उनमें केवल 54 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए थे। भारतीय जनता पार्टी 3 बड़ी पार्टियों की सूची में भी जगह नहीं बना पाई थी। इसके बाद पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी को इस अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी साल भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा भी काफी चर्चाओं में रहा था। दोनों ही टीमों ने इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और क्वालिटी क्रिकेट खेली थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम कमाल कर रही थी। साल 2004 में पाकिस्तान में 5 वनडे और 3 टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई। इस दौरे पर 5 वनडे मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 3-2 से हराते हुए कब्जा किया था। इस सीरीज में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन राहुल द्रविड़ ने 248 रन बनाए थे, जबकि सबसे ज्यादा 8 विकेट इरफान पठान ने लिए थे। इस सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कमान इंजमामुल हक ने संभाली थी। इंजमामुल हक सीरीज में 344 रन बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ स्कोरर बल्लेबाज रहे थे। ये सीरीज 13 मार्च से 24 मार्च 2004 के बीच खेली गई थी। वहीं इस दौरे पर खेली गई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से जीती थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड में, यानी साल 2005 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइट लाइव। नमस्कार।